हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और अब हम यहाँ पर ये न्यू बैच लेके आए हैं और ये हमारा न्यू बैच है प्रशिक्षु बैच। क्या है? प्रशिक्षु बैच। और ये आपके लिए एकदम फ्री बैच है। आप यहाँ पर सारी क्लासेस जो हैं फ्री देख सकते हैं और अपना डीएलएड में अच्छा स्कोर पा सकते हैं। और ये अब हमारा बैच स्टार्ट हो गया है। इसके लिए थोड़ी इस बैच के लिए हम क्लासेस नहीं डाल पाए टाइम से, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं किसी कारणवश। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन टीचर जो हैं आपको इस प्रशिक्षु बैच में पढ़ाएंगे। ये आपका प्रशिक्षु बैच जो है सत्र 24 से 26 का है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी, हिंदी पढ़ाऊँगी सब्जेक्ट आपके लिए। और ये हमारी क्लास होगी 11 बजे होगी, आप आना ना भूलिए। ठीक है, और अगली क्लास आपकी जो है अंजलि मैम लेंगी और अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और ये आपकी 4 बजे क्लास की टाइमिंग होगी। और इसके बाद आपको रंजीत सर पढ़ाएंगे, ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ये आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ाएंगे और पूरा आपका अच्छे से जो है सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा और आपको फ्री पीडीएफ दी जाएगी। आज हम इसमें अपने प्रशिक्षु बैच में सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, चलिए अब हम इस अपने डीएलएड प्रशिक्षु बैच की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी की जो है आपको पूरा सिलेबस कराऊंगी, उसकी प्रिपरेशन कराऊंगी और डिटेल में हम सारा जो है इसके बारे में हिंदी में आपको डीएलएड में क्या क्या आता है वो सब जानेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। और जो राजन सीरीज जो हैं ये भी हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हिंदी जो सब्जेक्ट है ये आपका सिस्टम प्रश्न पत्र संख्या होती है, मतलब 6 होगी। तो यहाँ पर हम आज जो है पाठ्यक्रम जो इसका सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब तक हमें हमारे किसी सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस पता नहीं होगा तब तक हम उसकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने हिंदी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या है सिलेबस इसका। तो इसका सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट आपका लेसन है वो आपका है हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझकर एवं शुद्ध उच्चारण, कि हम कैसे हिंदी भाषा में जो है उनकी ध्वनियों को सुने, अच्छे से समझें और फिर उसका क्या है उच्चारण करें कि किस तरीके से हम इसको करेंगे उनका उच्चारण। इसके बारे में हम इस अपने फर्स्ट लेसन में जानेंगे और डिटेल में अपनी क्लास में देखेंगे। और यहाँ पर आपका सेकंड जो चैप्टर होगा वो होगा देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वरों, व्यंजनों, संयुक्त वर्ण और संयुक्ताक्षर, इन सब के बारे में हम जो है डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पर आपका जो सेकंड चैप्टर होगा वो आपका लगभग जो है वर्णमाला से संबंधित होगा। किससे होगा? वर्णमाला से संबंधित होगा। इसमें जो है स्वर हमारे कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कि उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सब हम अपना डिटेल में अपनी क्लास में देखेंगे। अब देखते हैं हमारा थर्ड चैप्टर क्या है। हमारा थर्ड चैप्टर है विलोम, समानार्थी, तुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान करना। ठीक है, ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा। इसमें जो ब्लोम शब्द होते हैं आपको पता ही है, मतलब ठंडा का गरम, कि ठंडा का क्या होगा? गरम होगा। ठीक, और समानार्थी जो समान वर्ड होते हैं वो होते हैं। और जो आपके और आपका जो है तुकांत जो है जिसमें एक तुकबंदी बनती है। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? तुकांत होते हैं। और कौन कौन से किस टाइप से होते हैं इसके बारे में हम अपनी क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और फोर्थ चैप्टर आपका होगा अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक जो है लगाया जाता है, विस्मयबोधक,
आवरण चिन्ह, यहाँ पर हम अपने सारे जो हैं विराम चिन्हों के बारे में, किसके बारे में, विराम चिन्हों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी क्वेश्चन मार्क कब लगाया जाता है, कॉमा कब लगाया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा कब लगाया जाएगा, या इसको आपको आपसे नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में हम अपनी क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अब अगला हमारा जो फिफ्थ होगा, फिफ्थ चैप्टर वो होगा लेखन शिक्षण की विधियाँ होंगी, और उसमें लिखना और सीखने में ध्यान रखने जो भी बातें होती हैं कि किस टाइप से बच्चे को आपको सिखाना है, और शिक्षण की कौन कौन सी विधियों का यूज करके जो है आपको बच्चे को सिखाना है, इसके बारे में हम अपने फिफ्थ चैप्टर में जानेंगे। और इसमें और भी बातें जो हैं वो हैं बैठने का ढंग, की लिखते समय हम किस टाइप से बैठें, आँखों से कागज़ की दूरी, कि जब हम लिख रहे हैं तो कागज़ की दूरी कितनी होनी चाहिए तब हम लिखें, और पेन पकड़ने की, हम किस टाइप से पेन पकड़ें, इससे क्या है जिससे हमारी अच्छी लेख हो और सुंदर सुंदर हमारी जो है लिखावट आए, और सुलेख जो है, लिपि है, अक्षर को, इन सब के बारे में हम अपने फिफ्थ चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या है। यहाँ पर जो है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको केवल फिफ्थ चैप्टर ही आएंगे आपको हिंदी सब्जेक्ट में, और इसको हम एक एक लेसन को हम अच्छे से विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसको हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी बस विलोम सबको ऊपर से पढ़ लिया, तुकांत को ऊपर से पढ़ लिया। इन सब के हम रूल भी देखेंगे और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, और इनको बहुत ही अच्छे से हम अपनी क्लास में जो है करेंगे। इसके लिए आपको मेरी क्लास से जुड़े रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्रशिक्षु बैच को शेयर कीजिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं वो अच्छे से जो है अपना हर सब्जेक्ट में जो अच्छे मार्क्स ला सकें, और वो इस फ्री हमारे जो बैच है, प्रशिक्षु बैच है, इससे जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। अब यहाँ पर हम आपको हमारा सिलेबस जो डिस्कशन था वो तो हो गया, अब हम अपना जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ, और इस प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा हम एनालिसिस करेंगे और पूरा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम आपको जो है इसके जो पेपर है ये आपको दिखाएंगे कि किस टाइप से ये पेपर आता है। तो हम देखते हैं, चलिए हिंदी का पेपर कैसे आया हुआ है। तो हिंदी का पेपर ये हमारा आया हुआ है, देखिए 24 का है आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ही आपको पेपर मिलेगा, वहाँ पर इसी टाइप से यहाँ पे आपको अनुक्रमांक और जो नाम दिया होगा, और ये आपका इसका पूर्णांक 25 नंबर का होगा, और टाइमिंग आपकी 1 घंटे की होगी। यहाँ पर आपको हेडलाइन भी दी होगी कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस करना है और कितने शब्दों में लिखना है, ये सब आपको दिया है यहाँ पर। यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। वस्तुनिष्ठ जो होंगे वो आपके 5 नंबर के होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके 5 नंबर एकदम पक्के होंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जो है जुड़े रहना है। तो इस आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 1 अंक दिया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं आगे हमारे और क्या होगा। और इसमें होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसमें भी ये आपके जो हैं 6 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 6 आएंगे पूरे क्वेश्चंस। और इसमें आपको 1 नंबर इसके भी होंगे। और इसमें आपको जो है, अगर आपको ये 1 नंबर दिया है तो आपको जितना आपको क्वेश्चन में पूछा है आप केवल उतना ही बताइए। अगर आप एक्स्ट्रा बताएंगे तो आपका जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए टाइम नहीं बचेगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो है पेपर छूट जाता है और हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है हमारे टाइम से पहले। जैसे यहाँ पे आपसे जो है ये 7th क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी है। तो कोई कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे सारे अपने कारक जो हैं हमारे जो लिखने लगेगा। यहाँ पे केवल 8 हैं तो केवल आपको 8 लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं आपको 1 2 और 3 करके सारे कारक लाइन लाइन से लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे आपको 2 कारक के बारे में पूछा गया है तो आप केवल इसमें 2 कारक ही बताइए।
अगर आप एक्स्ट्रा भी बताते हैं तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, और जितना पूछा गया उतना बताते तो भी आपको एक ही नंबर दिया जाएगा। तो इसीलिए अपने टाइम को बचाते हुए वही बताएं जो पूछा गया है। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये आपके 2 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको क्या है, 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक हैं आपके। इस टाइप से आप देख लीजिए आपका पेपर कैसे आता है। अगर आपको पेपर पता होगा कैसा आता है तो आप वहाँ पर घबराएंगे नहीं, और आपको पहले से पता ही होगा कि पेपर कैसा आया है, ये किस टाइप से आता है। चलिए अब हम अपने 2024 के पेपर को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2024 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। तो आपको जो उसका उच्चारण स्थान बताना है कि कंठ जो है किसका है, ता का है, गा का है, झा का है, वा का है। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ा होगा आपने, इसके बारे में मैं जो आपको डिटेल में बताऊंगी अपनी क्लास में। तो जो कंठ हमारा उच्चारण स्थान होता है वो हमारा का, खा, ग, घ और अड़ा, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ इनका स्थान क्या होगा, उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो यहाँ पर आपका जो गा वाला है ये राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, गा वाला हमारा जो होगा ये हमारा कंठ स्थान होता है गा बोलने के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। तो व्यंजन वर्ण आपसे पूछे गए हैं कि किस श्रेणी में आते हैं, एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, त्रिमात्रिक है या अर्धमात्रिक है। तो हमारे जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो हमारे अर्धमात्रिक में आते हैं। ऐसे मतलब कि जिनके नीचे क्या हलंत लगा होता है, ये आपके क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं। ठीक है, इसमें आधे स्वर होंगे, आपने आधे व्यंजन होंगे, ये अर्धमात्रिक होते हैं। और आपके जो स्वर होते हैं वो आपके 3 होते हैं, एक मात्रिक होता है, ठीक, और द्विमात्रिक होता है, और आपका जो होता है त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से अभिकारी शब्द कहलाते हैं। तो कौन से इसमें आपको बताना है जो अभिकारी शब्द हैं। तो हमारा जो अभिकारी शब्द होते हैं वो हमारे होते हैं क्रिया विशेषण होते हैं। आपके संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम जो होते हैं ये आपके विकारी होते हैं। क्या होते हैं, विकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, हम अपनी क्लासेस में ये भी जानेंगे कि विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होते हैं, और इनकी किस टाइप से जो है हम पहचान कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन 5 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। भले ही अभी हमने जो है क्लासेस स्टार्ट नहीं की हैं, फिर भी हमें जो है अपनी बेसिक नॉलेज तो होती ही है, और ये आपसे केवल बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी वर्तनी जो शुद्ध होगी मस्तिष्क, सेकंड वाला जो हमारा राइट होगा, हम मस्तिष्क को इस टाइप से लिखेंगे, बाकी सारी हमारी जो है ये गलत वर्तनी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें है, अब चलिए आगे देखते हैं 5th नंबर जो हमारा है क्वेश्चन क्या है बहुविकल्पीय में वस्तुनिष्ठ में। तो आपका 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न जो हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो आपको जो अर्ध स्वर के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो आपको बताने हैं। तो इसमें आ अंगा होगा, डा दा होगा, या वा होगा, रेसी ऋषि या आपका श्रा होगा। तो अर्ध स्वर आपके क्या होते हैं, जो आधे स्वर होते हैं और आधे आपके व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो वो आपका होता है या और वा। ठीक है,
ये हैं, या और बा हमारे जो हैं अर्धस्वर आते हैं, अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो पूरे हो गए हैं। अब आपको बताना है इन 5 प्रश्न में से आपको कौन कौन से प्रश्न आते थे और आपके कौन कौन से जो हैं मार्क्स, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। चलिए देखते हैं अब हम अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, ये है वाचन। जो वाचन है कितने प्रकार के होता है, वाचन कितने प्रकार का होता है, नामोल्लेखन कीजिए। मतलब इसके नाम का उल्लेख करना है हमें और बताना है वाचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वाचन हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इस 2 में पहला हमारा क्या होता है, शाश्वर वाचन होता है, मौन वाचन होता है, ठीक है। और मौन वाचन जो मतलब मौन रह के हम अंदर मन ही मन में पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है, मौन वाचन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है और किन्हीं 2 कारकों का नाम लिखिए, ठीक है। तो कितनी होती है हमारे कारकों की संख्या, ये होती है 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है कारकों की संख्या। और आपसे इसमें 2 पूछे गए हैं तो आपको 2 ही बताना है। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये हमारे 2 क्या हो गए, कारक हो गए। आपको क्लास अच्छी लगी है तो केवल देखते ही नहीं चाहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप टाइम से हमारी क्लास में आ सकें और इस फ्री प्रशिक्षु बैच का जो है फ़ायदा ले सकें। ये आपके लिए एकदम फ्री है तो आप इसका लाभ लीजिए और अच्छे से डीएलएड में अपने मार्क्स लाइए। अब हम अपना 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 8th क्वेश्चन हमारा है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन। जो ज्ञ हमारा संयुक्त व्यंजन है वो किस व्यंजन से मिलकर बना है। तो किस किस से मिलकर बना है हमारा, ये हमारे जो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है। तो जा और व, जा और जा के नीचे आपका क्या हलंत जरूर आएगा, जा प्लस व से क्या है हमारा जो ज्ञ हमारा बना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होंगे, ज्ञान और विज्ञान, ये हमारे क्या हैं, ज्ञ से बने हुए वर्ण है, ठीक है। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 9th क्वेश्चन हमारा है, मौखिक अभिव्यक्तियों का क्या महत्व है। जो मौखिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं उनका महत्व आपको बताना है। तो इसमें पहला क्या है, मौखिक अभिव्यक्तियाँ जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। आपकी मौखिक अभिव्यक्तियाँ कितनी, 2 प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है, अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करना, ठीक है। जो हमारे विचार हैं वो हम दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, ये हमारी क्या होती है, जो पहले टाइप की मौखिक अभिवृत्ति होती है। और दूसरी हमारी क्या होगी, दूसरी में होगी विचार सुनकर उनके भावों को समझना तथा उनमें वंचित भावों को ग्रहण करना, ठीक। कि कोई बोल रहा है तो उसको हम ध्यान से सुनेंगे, फिर वो क्या कहना चाह रहा है इसको हम समझेंगे, उसके मनोभाव को समझेंगे, ठीक है, और उसे ग्रहण करेंगे, ठीक। तो आपकी जो है 2 प्रकार के मौखिक अभिव्यक्तियाँ आती हैं। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आप मान लीजिए कंप्लीट किए हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मौखिक अभिव्यक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, तो आप उसमें 2 प्रकार की लिख सकते हैं। और कौन कौन सी होती हैं, कि अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करना एक ही हो गई, और दूसरी होगी कि दूसरे के विचार सुनकर फिर उसके जो मनोभाव हैं उसको समझकर उनमें वंचित भावों को ग्रहण करना, ठीक है। जो वो नहीं कह पाया है उसे भी हम समझ जाते हैं, मतलब उसी को हम वंचित भावों को ग्रहण करना कहेंगे, ठीक। और सेकंड हमारा इसका महत्व होगा, मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा जो है, भाषा की शिक्षा प्रारंभ होती है, ठीक। और थर्ड होगा, मौखिक अभिव्यक्ति को आसानी से समझा जा सकता है। कि अगर कोई बोल रहा है तो हम उसके जो है उसे जो है आसानी से समझ सकेंगे। अगर जब तक वो आपसे कुछ कहेगा नहीं तब तक आप उसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और फोर्थ इसमें इसका महत्व होगा, व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो विचारों का आदान
आदान प्रदान करते हैं और रोज़ हम करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, अगर हम किसी से हम कुछ बोलते हैं तो वापस वो भी हमें कुछ बोलता है, यही हमारा क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान होता है। और इसी के द्वारा हमारी जो मौखिक अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति जो है वो संपन्न होती है। ठीक है। और फिफ्थ इसमें आपका होगा मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से जो है बालकों के भावों को समझा जा सकता है। कोई क्लासरूम में बच्चा है, जब तक वो अपने विचार हैं उनको आपको बताएगा नहीं बोल के, तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये भी बच्चों के जो है मन के भावों को पढ़ने के लिए या उनको समझने के लिए ये इसकी क्या है, महत्वता है। तो यहाँ पर हमने जो 5 जो हैं इसके मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व देखे हैं। आप इसमें अगर आप केवल 4 लिख के आते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर जो 5th नंबर हमारा ये यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से जो है बालकों के मनोभावों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध है? जो लिपि और ध्वनि है उसका संबंध क्या है? ठीक है, इसके बारे में आपसे ये 2024 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है इसका संबंध। तो लिपि और ध्वनि का संबंध यह है कि ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण या लिपि चिन्ह कहलाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों को हम और क्या कहते हैं? वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, जैसे आ क ख। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, इनको हम वर्ण भी कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा लिपि और ध्वनि का जो संबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, निम्न समोच्चरिक शब्द युग्म का सही अर्थ लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये मिटा देते हैं। ठीक, तो अनल और अनिल क्या है आपसे दिया गया है? अनल और अनिल है। दूसरा है शकल और सकल है। क्या है? सकल और शकल है। तो अनल का अर्थ क्या होगा? आग होगा। ठीक है, और अनिल का अर्थ होगा हवा। क्या होगा? हवा। अनल का अर्थ क्या होगा? अनल मीन्स होगा आग। ठीक, और अनिल मीन्स होगा हवा। ठीक है, क्या होगा? हवा। ये हमारा पहला वाला जो अनल और अनिल का है ये यहाँ पर हमारा है। सेकंड हम देखते हैं। सेकंड के लिए हम दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे सकल और शकल पूछा गया है। ठीक है, सकल में समस्त होता है। क्या होता है? समस्त। सकल में चेहरा। क्या होता है? चेहरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर वाला ये होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे जो है यहाँ से बहुविकल्पीय उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं और इसके लिए आपको जो है अंक कितने हैं? इसके लिए 2 अंक हैं एक क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, वन और पर्वत शब्द के 5-5 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो वन का देखते हैं क्या क्या है पर्यायवाची। तो वन का है अरण्य, विपिन, अटवी, कनन, जंगल। ये आपके क्या है? वन के पर्यायवाची होते हैं। और पर्वत के आपके क्या होंगे? शिखर, शृंग, गिरिराज। ठीक है, पहाड़, शैल, आंचल। ये आपके क्या होंगे? पर्वत के पर्यायवाची होंगे। आपको एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आपसे यही पूछे जाए, आपसे कुछ और भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो पर्यायवाची वाली क्लास में हम जो है जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पर्यायवाची जो आए हुए हैं या आने की संभावना है उनके बारे में हम अपनी क्लास में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां बताइए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर जो है, प्रारंभिक स्तर पर जो विधियां हमारी हैं जो प्रयोग होती हैं वो होती हैं अनुकरण विधि और खेल विधि। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है आपकी? अनुकरण विधि। ठीक है, और आपकी क्या होती है? खेल विधि। इनके द्वारा जो है बच्चे अच्छे से सीखते हैं और वो क्या है, बोर नहीं होते हैं। अनुकरण विधि मतलब कि अगर हम पोयम बोल रहे हैं तो उसको बच्चे जो है रिपीट करेंगे। ठीक है, उसका अनुकरण करेंगे। ठीक है, या हम टेबल बोल रहे हैं उसको पहले हम बोलेंगे फिर जो है बच्चे बोलेंगे। खेल विधि मतलब खेल खेल में उन्हें क्या है, सिखाना है, चीज़ों को सिखाना है उन्हें। प्राथमिक स्तर पर हम इन्हीं 2 विधियों का जो है यूज करते हैं। और भी विधि हैं, वो है हमारी जो रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना। ठीक है, और माउंटेंसरी विधि के द्वारा शिक्षा देना, ये हमारी सेकंड विधि है। थर्ड विधि है अनुकरण विधि, जो मैंने आपको बताई है। अनुकरण विधि से जो है लिखने की शिक्षा देना। ठीक है, आगे देखते हैं अगली और हमारी विधि क्या है। और हमारी अगली विधि है पोस्टोलॉजी से लिखने की शिक्षण विधि और मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, ये आपकी सब जो है विधियां हैं। अगर आपसे इनके विस्तार पूर्वक पूछा जाए तो हम जो है अपनी क्लास में इनके बारे में जो पूरा विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? तो वाक्य के गुण कौन कौन से हैं हम जाने के कौन कौन से हैं। तो उसमें पहला क्या है? सार्थकता। किसी वाक्य के लिए क्या होती है? सार्थकता होना चाहिए। वाक्य के सभी शब्दों का अर्थ जो है होना चाहिए। कोई भी शब्द ऐसा ना होना चाहिए जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जो अर्थ का अनर्थ ही कर दे। ठीक है, और दूसरा क्या है? योग्यता होनी चाहिए। तो वाक्य के शब्दों का अर्थ प्रसंग के मुताबिक होना चाहिए। ठीक, उसकी क्या हो? एक योग्यता हो, उसका एक प्रसंग हो, जो हमने शब्द जो है लिखा है, ये वाक्य लिखा है। और दूसरा क्या है? अशोक्ति। अशोक्ति मतलब वाक्य के शब्दों को बोलने और लिखने में निरंतरता होनी चाहिए, कि बोलने और लिखने में क्या हो? निरंतरता हो। और अगला हमारा होगा आकांक्षा। आकांक्षा होनी चाहिए, वाक्य में किसी भी शब्द की कमी ना हो, कि कोई भी शब्द हम लिख रहे हैं तो उसमें किसी चीज़ की भी कमी हो गई, या हमने विराम नहीं लगाया, या हमने किसी शब्द को लिखा उसमें बिंदी नहीं लगाई। ठीक है, तो इन सब को हम क्या है, वाक्य के हमारे आवश्यक गुण होते हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से हैं। और इसमें क्या है? पदक्रम। क्या हो? पदक्रम हो। वाक्य के सभी शब्द जो हैं उचित क्रम में होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक शब्द जी हमने यहाँ लिख दिया, एक हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, तो उसका कोई क्रम ही नहीं है। तो ये वाक्य के क्या है, ये भी एक गुण होता है हमारा। और अगला क्या है? अन्वय। तो वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म का आपस में जो है तालमेल होना चाहिए। तो कर्ता, कर्म और जो क्रिया जो होती है वो सही तरीके से सीक्वेंस में लगी होना चाहिए। ये नहीं पहले कर्म आ गया फिर कर्ता लिख दिया हमने, तो उल्टा सीधा लिखेंगे तो वो हमारा वाक्य जो अच्छा नहीं होगा और वो जो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? वाक्य के प्रमुख गुण हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण का उच्चारण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो वर्ण का उच्चारण करते समय ध्यान रखें कि प्रत्येक वर्ण का जो है विशिष्ट उच्चारण स्थान होता है। जो सारे हमारे वर्ण होते हैं उनका एक अलग अलग क्या होता है, और एक विशिष्ट जो है उच्चारण स्थान होता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत आदि। और उच्चारण करते समय इन स्थानों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा है। कंठ में
कंठ में हमारा होता है जो हमारे स्वर होते हैं उसमें हमारे आ ई उ ऋषि ऋषि ए ओ औ जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है। अब व्यंजन हमारे जो होते हैं वो हमारे होते हैं का वर्ग के। जो का वर्ग के सभी अक्षर होते हैं क ख ग घ अड़ा, ये हमारे जो हैं व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन। ये व्यंजन होते हैं हमारे कंठ द्वारा जो है बोले जाते हैं। और इसमें हा भी जो हमारा होता है वो हमारा कंठ द्वारा बोला जाता है। अब देखते हैं तालव्य। तो तालव्य में चा वर्ग के सभी जो हमारे वर्ण होते हैं च छ ज झ ञ, ये हमारे तालव्य में आते हैं। और सा और या और शा जो हमारा होता है ये भी हमारा तालव्य में आता है। अब मूर्धन्य में देखते हैं। मूर्धन्य में जो हमारे टा वर्ग आता है ट ठ ड ढ अण, ट ठ ड ढ अण, ये हमारे मूर्धन्य में आता है। और इसके अलावा रा और शा जो होता है ये भी हमारा मूर्धन्य में आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारा है दंते। क्या है, दंते। दंत में हमारे ता वर्ग के आते हैं। तो ता वर्ग में ता थ द ध न, ये हमारे सारे दंत में आते हैं। और इसके अलावा ला और शा भी जो हमारे वो हमारे दंत वर्ग दंत उच्चारण स्थान इनका होता है। इसके बाद ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ में हमारे पा वर्ग आता है। प फ ब भ म, पा फ ब भ म, ये हमारे ओष्ठ में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और इसके अलावा बा भी हमारा जो है ओष्ठ, इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है बा का। इसके बाद इसका स्थान भी ओष्ठ होता है उच्चारण का। आगे है अनुनासिक, अनुस्वर और सभी जो पंचम अक्षर होते हैं, जो पंचम अक्षर होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, अनुनासिक में आते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने जो है अपने जाने हैं कि जो कचट तप क्या बोलते हैं, इसका ट्रिक होती है क च ट त प, कचट तप। ठीक है। दाना ही कचट तप में कौन कौन से किस तरह से बोले जाते हैं। आगे हमारा है, अब इसमें सावधानियां देखते हैं कौन कौन सी सावधानियां होती हैं वर्ण को बोलते समय। स्पष्ट उच्चारण। सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी वर्ड को बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण जो है स्पष्ट होना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ण को स्पष्ट और शुद्ध रूप से बोला जाना चाहिए। और दूसरा क्या है इसमें सावधानी है कि उच्चारण स्थान का ध्यान, कि उच्चारण स्थान का ध्यान हमें अच्छे से देना चाहिए कि प्रत्येक वर्ण के उच्चारण स्थान को ध्यान में रखकर ही क्या है उच्चारण करना चाहिए। अब अनुनासिक वर्ण का उच्चारण, कि अनुनासिक वर्ण का उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए। तो अनुनासिक वर्ण का उच्चारण नासिक से भी करना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए क्या हमें नासिक से इसका उच्चारण करना चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला हमारा है क्या है, अगली सावधानी जो है हमें वर्ण का उच्चारण करते समय रखनी चाहिए वो है व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग। ठीक है। आपको पता ही है कि व्यंजन जो है स्वर को, व्यंजन में जो स्वर होते हैं वो मिक्स होते हैं। ठीक है। जैसे का के नीचे क्या हलंत लगा है तो का के नीचे ये लग जाता है तो यहाँ पर इसमें स्वर इंक्लूड हो जाते हैं। का की आवाज़ हम जब निकालते हैं तो आ की आवाज़ भी निकलती है। ठीक है। तो व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए स्वरों का सही उच्चारण वो करना आवश्यक होता है। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें सावधानी क्या है वो है उच्चारण में अंतर, कि अंतर किस टाइप से, जैसे सा शा और शा के उच्चारण में अंतर होता है। ठीक है। ये जो 3 शा होते हैं इनके अपने अपने जो है उच्चारण होता है, इसीलिए इन वर्णों को ध्यान में रखकर ही हमें क्या है उच्चारण करना चाहिए। और अगली हमारी सावधानी क्या है, छोटे बच्चों को सिखाना,
कि छोटे बच्चों को सिखाने के लिए क्या सावधानी है। तो छोटे बच्चों को स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहिए। कि हम किसी बच्चे को छोटा बड़ा जो वर्णमाला सिखा रहे हैं क ख ग घ, तो उसका अच्छे से हमें उसको उच्चारण समझाना चाहिए, तब हम उसे जो है अच्छे से और स्पष्ट तरीके से जब हम उसे सिखाएंगे तभी वो उसे स्पष्ट तरीके से बोल सकेगा और उसका शुद्ध उच्चारण कर सकेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व है। तो यहाँ पर जो हमारे कौशल होते हैं उनके बारे में, उसमें आपको श्रवण कौशल के बारे में पूछा गया है और इसमें आपको उदाहरण भी देना है। तो भाषा में श्रवण कौशल भाषा के अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार होता है। यह एक अध्ययन की आधारशिला भी है। जो हमारा श्रवण कौशल होता है वो क्या होता है, आधारशिला होता है। श्रवण कौशल के महत्व को जो है बहुत जो समझाया गया है वो इस प्रकार है। तो उसमें पहला क्या है, श्रवण कौशल से जो ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्या है, क्षमता विकसित होती है। ठीक है, श्रवण कौशल जब हम करते हैं तो उसमें जो ध्वनि होती हैं उनकी जो सूक्ष्म पहचान होती है उसको विकसित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। और सेकंड इसमें क्या है, सक्रिय रूप से सीखने से जो है हम दूसरों को शब्दों और हाव भाव पर ध्यान देकर बहुत गहराई समझ हासिल कर सकते हैं। बहुत गहरी जो है समझ हासिल कर सकते हैं। अगर हम सक्रिय रूप से श्रवण मतलब किसी की बात को सुनेंगे तो उसके हाव भाव और वो क्या कहना चाह रहा है, जो उसने नहीं कहा है, हम वो भी अच्छे से उसकी गहराई को समझ सकेंगे। थर्ड इसका क्या है, इससे गलत फहमियों से बचा जा सकता है। अगर हम अच्छे से किसी की बात को सुनते हैं तो हमें कोई गलत फहमी नहीं होगी। अगर हम गलत सुन लेंगे तो हमें गलत फहमी हो जाएगी। हम जो है उसने क्या कहा है तो हम उसका अपनी तरफ से एक अलग ही अर्थ निकाल लेंगे। अगर हम उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं, तो आपके लिए जो श्रवण कौशल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है हमारे सभी कौशलों में। ठीक है, और ये सभी कौशलों की है आधारशिला है कि अगर जब हम सुनेंगे नहीं तो हम अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो श्रवण कौशल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या इसकी महत्वता है। फोर्थ नंबर इसका है, आप अपने और वक्ता के बीच क्या है, गहरा विश्वास पैदा करता है। जो श्रवण कौशल जो है, जो हमारे और जो वक्ता जो बोल रहा है उसके बीच में क्या होता है, एक गहरा विश्वास जो है पैदा करता है। कि अगर हम किसी बात को सही से सुनेंगे नहीं तो अगली बार वो इंसान हमसे कोई बात कहने से पहले 100 बार सोचेगा। ठीक है, उसे हम पे विश्वास ही नहीं होगा। वो यही समझेगा कि अरे यार हमने इससे कहा कुछ और, ये सोचता तो कुछ और है या सुनता कुछ और ही है। ठीक है, अगला देखते हैं फिफ्थ नंबर ये है इसका है कि यह आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक करने की क्या है, अनुमति देता है। ठीक है, आपका दृष्टिकोण क्या है, अच्छा होता है इससे, श्रवण कौशल से। 6 पॉइंट इसका है, यह योग्यता और ज्ञान को बढ़ावा देता है। ठीक, और 7 है, यह समय और पैसे की को भी बचाता है श्रवण कौशल। कि अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आप एक बार में ही जो है उसका अच्छे से अर्थ भी निकाल पाएंगे। इससे आपकी समय की भी बचत हो जाएगी। ठीक है, कि आपको जो व्यक्ति बोल रहा है उससे आपको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा कि आप ज़रा दोबारा बोलिए कि मुझे सुनाई नहीं दिया। अगर आपका श्रवण कौशल अच्छा है तो आप जो है अपने समय की अच्छे से बचत कर सकेंगे। ठीक है, और 8 नंबर है कि यह समस्याओं का पता लगाने और उन्हें हल करने में मदद करता है। ठीक है, किसी की समस्या हमें जानने के लिए पहले उसकी जो परेशानी है उसको हमें अच्छे से सुनना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम किसी की समस्या को पता लगा सकेंगे और उस समस्या क्या क्या है हल कर सकेंगे। ठीक है, और 8 पॉइंट इसका है श्रवण कौशल के महत्व में, यह शैक्षणिक सफलता को बढ़ावा देता है। ठीक है, हमारे शैक्षणिक जो सफलता है उसके लिए क्या है, हमारे श्रवण कौशल अच्छा है तो उसमें क्या है, हमें क्या है बढ़ावा मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला। और इसका 10 पॉइंट हमारा यह है कि
ये असाइनमेंट की आवश्यकता को समझने और उच्च गुणवत्ता वाला काम करने की संभावना को क्या है, बढ़ावा देता है। कि अगर हम किसी असाइनमेंट बनाते हैं तो हमें टीचर जो है क्लास में केवल बताकर ही तो बोल के ही तो कहता है कि आपको इस टॉपिक पे असाइनमेंट बनाना है। अगर हमारा श्रवण कौशल जो है, अगर हमारा वो अच्छा नहीं है, कि श्रवण की सुनने की जो क्षमता है वो अच्छी नहीं है, तो हम वो कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कि टीचर ने बताया है आपको कोई और टॉपिक है, आपने सुन कोई और लिया है, तो आप क्या है, आपका सब वो चौपट हो जाएगा, जितनी भी आपने जो मेहनत करी होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेखन में विराम चिन्ह का क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे क्या है। तो लेखन में विराम चिन्ह का इस्तेमाल करने से लेखन में स्पष्टता और जो है जोर आता है। ये वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाने और व्याकरणिक रूप में सही बनाने में क्या है, मदद करता है। विराम चिन्ह के बिना जो है एक ही वाक्य का मतलब जो है गलत समझा जा सकता है। कि किसी वाक्य को हम लिख रहे हैं, अगर वहाँ पर अर्धविराम लगाना है या किसी को क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो लिखने में अगर हम ये मिस्टेक कर देंगे तो जो है उसका क्या है, गलत प्रभाव पड़ जाएगा। और जो हमने लिखा है जो वाक्य, वो हमारा क्या होगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसका महत्व देखते हैं क्या है। वाक्य को विभाजित करके उनका क्या है, अर्थ स्पष्ट करना है। और सेकंड क्या है, भावना और तात्पर्य व्यक्त करना है। ठीक है, भावना और तात्पर्य व्यक्त करना है। कि अगर अच्छे से हम विराम चिन्ह लगा देंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है मान लो, ठीक है, अगर वहाँ पर आपने विराम लगा दिया तो वो आपका जो आपने लिखा है, तो दूसरा जो पढ़ने वाला जो होगा वो यही समझेगा ये क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो वो आपकी जो भावना है उसको सही से समझ नहीं पाएगा और उसका तात्पर्य नहीं निकाल पाएगा, उसका अर्थ नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, और थर्ड इसमें क्या है, विचारों को अलग करना। और जो गलत हम विराम चिन्हों का यूज करेंगे, या अगर हम विराम चिन्हों का अच्छे से यूज करते हैं तो क्या है, विचारों को क्या है, अलग कर सकता है। ठीक है, ये इसकी क्या हो, विराम चिन्ह की एक महत्वता होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और अगला पॉइंट इसमें क्या है, चौथा नंबर है, वाक्य को पूरा करना और उनका मतलब समझने में सहायता करना। विराम चिन्ह जो है कि किसी कोई वाक्य है उसको पूरा भी करता है और उसका मतलब समझने में क्या है, सहायता भी देता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या है, लेखन और वाचक अपनी सभी भावनाओं को क्या है, प्रदर्शन करता है। जो लिखने वाला है वो भी अपनी भावना अच्छे से प्रदर्शित कर सकता है अगर उसने सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया है, और अपनी भावना को क्या है, प्रदर्शित कर सकता है। 6 पॉइंट क्या होगा, पाठक को संप्रेषित संदेश को स्पष्ट रूप से समझने में क्या है, मदद करता है, जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे हमारा अगला 7 पॉइंट जो है, कि अकादमिक लेखन में विराम चिन्ह का सटीक उपयोग करना आवश्यक होता है। ठीक है, जो हम लेखन करते हैं उसमें क्या है, विराम चिन्ह का सटीक उपयोग होना चाहिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है। आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टीचर के अकॉर्डिंग जो है, कि अगर आप जब शिक्षक होंगे तो किस टाइप से जो है जो शुद्ध उच्चारण कौशल को विकसित करेंगे और क्या रणनीति अपनाएंगे।
आप जो मैंने इसमें दिया है इसके अलावा भी अपने पास से लिख सकते हैं कि आप कौन सी रणनीति अपनाना चाहेंगे या क्या अपनाएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है हमारी क्लास शेयर कीजिए ताकि वो हमारे इस प्रशिक्षु बैच से क्या है जुड़ सकें और इस फ्री जो बैच हमारा है इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, ये मिटा देते हैं वरना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो भाषा में शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है क्योंकि यह भाषा के ज्ञान का क्या है अहम हिस्सा है। शुद्ध उच्चारण से भाषा का स्वरूप बना रहता है। ठीक है, और भाषा का संप्रेषण जो है सुगम होता है। अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसका जो भाषा का जो स्वरूप है वो भी बना रहेगा। अगर हम अशुद्ध उच्चारण कर देंगे तो क्या है वो अर्थ का भी अनर्थ हो जाएगा और भाषा का भी अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, और भाषा का संप्रेषण जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर उच्चारण सही ना होता तो दूसरे को समझ पाना जो है मुश्किल हो सकता है। अगर हम अच्छे से उच्चारण नहीं करेंगे तो जिससे हम बातचीत कर रहे हैं या इससे आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी बातों का संप्रेषण कर रहे हैं, तो वो है समझना जो है एक बहुत ही कठिन हो जाता है और एक मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसकी जो शुद्ध उच्चारण की महत्वता देखते हैं पहले क्या होती है। तो पहला इसमें है शुद्ध उच्चारण से भाषा का स्वरूप जो है बना रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। सेकंड क्या है, शुद्ध उच्चारण से भाषा का संप्रेषण जो है सुगम होता है, ये भी हमने ऊपर अभी देखा है। आगे चलते हैं अब, और हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, शुद्ध उच्चारण से भाषा की सुंदरता स्पष्टता जो है बनी रहती है। कि अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी जो है क्या है एक जो भाषा हमारी है उसकी सुंदरता भी लोगों के सामने आएगी और जो है वो उसकी स्पष्टता और सुंदरता बनी रहेगी। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो अगर हम हिंदी ही अच्छे से नहीं बोलेंगे तो जो दूसरी भाषा लैंग्वेज का व्यक्ति है वो यही समझेगा कि इन्हें अपनी भाषा ही नहीं आती है अच्छे से, तो और हमें ये अपने कल्चर के बारे में या अपनी संस्कृति के बारे में क्या बता पाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होती है सुंदरता और स्पष्टता बनी रहती है शुद्ध उच्चारण से। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है कि शुद्ध उच्चारण से क्या है शुद्ध लेखन संभव होता है। अगर हम अच्छा उच्चारण करेंगे तभी हम क्या है अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, कि शुद्ध उच्चारण से ही क्या है शुद्ध लेखन संभव होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि शुद्ध उच्चारण से अर्थ के अनर्थ से बचा जा सकता है। ठीक है, अर्थ का क्या है अनर्थ नहीं होगा अगर हम अच्छा जो है हम उच्चारण करेंगे तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। सिक्स पॉइंट इसमें क्या है शुद्ध उच्चारण का महत्व में, तो शुद्ध उच्चारण से बोलने में क्या है आत्मविश्वास बढ़ता है। कि अगर हम अच्छे से बोल सकते हैं तो हमारे अंदर क्या है एक कॉन्फिडेंस आता है बोलने के, एक आत्मविश्वास जो हमारा होता है वो बढ़ जाता है औ- और जो है हम किसी के सामने जो है बेझिझक और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जो है बोल सकते हैं। जो डिबेट देते हैं जो स्पीच देते हैं वो हम क्या है अच्छे से कर सकते हैं अगर हम शुद्ध उच्चारण करते हैं। और शुद्ध उच्चारण हम तभी कर सकते हैं जब हमें वर्णों की अच्छे से ज्ञान होगा और उनके उच्चारण स्थान का जो है नॉलेज होगी कि किस शब्द के लिए हम किस तरह से जो है उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें क्या है शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक में उपाय अपना सकते हैं। तो क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, पहला क्या है छात्रों को अपने मनपसंद विषय पर बोलने के लिए कहना चाहिए। कि अगर हम डिबेट करा रहे हैं तो बच्चे को क्या है ये नहीं एक टॉपिक दे दिया कि टॉपिक दे दिया आपने, ठीक है क्या दे दिया टॉपिक आपने दे दिया प्रदूषण। ठीक है, कि प्रदूषण टॉपिक दे दिया तो आप अगर बच्चे से कहेंगे कि प्रदूषण के ऊपर बोलो तो वो नहीं बोल पाएगा। आपको
इस टाइप से बच्चों को रखना है कि टॉपिक डिसाइड नहीं करने हैं आपको, ये क्या होते हैं, गलत होते हैं। आपको केवल ये बताना है बच्चों को कि आप अपने मन से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चा बेझिझक होकर जो है बहुत ही अच्छे से बोलेगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि छात्र को ध्वनियों के पैटर्न, लय और उच्चारण सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कि अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो पहले उसे क्या है, प्रोत्साहित करा जाए। अगर हम उसे प्रोत्साहित करेंगे तो वो अच्छे से जो है जो उच्चारण है वो अच्छे से समझ पाएगा, शुद्ध उच्चारण और कर सकेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि बच्चों को सार्थक और यांत्रिक ढंग से संप्रेषणात्मक क्षमता विकसित करने में क्या है, अवसर देना चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या अवसर देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो है शुद्ध उच्चारण कर सके और इस शुद्ध उच्चारण कौशल का उनमें विकास हो सके। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, इसका फोर्थ पॉइंट हमारा है कि बच्चों को उच्चारण संबंधित अशुद्धियों का पूरा लेखा जोखा रखना चाहिए। क्या पूरा, इसका क्या है, छात्रों को जो है उच्चारण स्थान से संबंधित अशुद्धियों का पूरा लेखा जोखा रखना चाहिए। कि कोई बच्चा अगर किसी चीज़ में जिसमें उसकी अशुद्धियां हैं तो वो एक टीचर के होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे अशुद्धियाँ, मतलब उसकी क्या क्या अशुद्धियाँ हैं और कहाँ कहाँ पे वो पढ़ते समय, उच्चारण करते समय क्या क्या गलत बोलता है, ठीक है। तो आप उसे जो है उसे राइट करा सकेंगे, आप उसे सही करा सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्लास थी ये हमारी किसकी थी सब्जेक्ट, ये हमारी हिंदी की क्लास थी। किसकी थी, हिंदी की। यहाँ पर हमने हिंदी का सिलेबस जाना और 2024 का जो पेपर आया था प्रीवियस ईयर वो हमने देखा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिए, हमें लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको आगे की क्लासेस भी अच्छे से दे पाएंगे। और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको हमारी इस प्रशिक्षु बैच से जुड़ के और क्या क्या लाभ चाहिए और क्या क्या आप इसमें चेंजेस कराना चाहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए आपको क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।